Note down everyone. Take out exercise 22C and read question number 11. But before reading question number 11, everyone just note down very carefully. Suppose, now here I'm going to explain you what is the meaning of odds in favor, odds in against. Listen here, everyone. Suppose, let us say that you have an event E. Now, what does this event denotes? This event denotes that India will win the ongoing series, okay? Now, इसके लिए जो है मैंने suppose if I take 10 students का opinion, 10 persons का opinion, so there are many who will speak in favor, means for, and there are, I mean, out of 10, there will be few who will be speaking against. Now, suppose the question is this way, note down, कि 10 लोगों में से कितने लोग फॉर में, मतलब फॉर में, इस इवेंट के फॉर में, इस इवेंट के फॉर में मतलब कि इंडिया विल विन द ऑनगोइंग सीरीज, ठीक है, इंडिया विल विन ऑनगोइंग सीरीज, कितने लोग फॉर में? तो अगर मान लो देयर आर टोटल 8% जो कि बोल रहे कि इंडिया विल विन द ऑनगोइंग सीरीज, और अगर 10 में 8 लोग बोल रहे कि जीत जाएगा, तो कितने लोग अगेंस्ट में? क्लियरली 2 लोग। तो देखो एक बार ध्यान से इसको लिखने का तरीका, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, odds in favor of E. So what do you mean by odds in favor of E? Odds in favor of E का मतलब ये हुआ कि कितने लोग 10, देखो 10 लोगों में से कितने लोग फेवर में हैं? 8। कितने लोग अगेंस्ट में हैं? और अगर मान लो बोला जाए odds against E, odds against E अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 2:8 हो जाएगा। ऑलराइट, अगर मान लो पूछा जाए व्हाट इज odds against E, तो क्या हो जाएगा? पहले अगेंस्ट और फिर फॉर। और अगर पूछा जाएगा व्हाट इज ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, तो पहले फेवर फिर अगेंस्ट। ऑलराइट, और इसको अगर मान लो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बताओ तो? इट विल बी 4:1 और दूसरा वाला हो जाएगा 1:4। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ जस्ट लिसन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड्स इन फेवर, ध्यान देना, ऑड्स इन फेवर that A will be promoted. A will be promoted, let's say. A will be promoted to 12, class 12. अगर मान लो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन, एक बार ध्यान देना क्या है क्वेश्चन, odds in favor that A will be promoted to class 12. A will be promoted to class 12 is suppose 4:3, ठीक है? तो इस बेसिस पे तुमसे अगर मैं ये पूछूं कि what is the probability, what is the probability A will be promoted, इस बेसिस पे तुमसे पूछा जाए what is the probability that A will be promoted, तो ध्यान से नोट करना, out of 7 case, how many case shows that A will be promoted? 4. So 4/7 is the probability that A will be promoted. A will be promoted to class 12. और तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी डिमोटेड, मतलब वो प्रोमोट नहीं होगा, इट विल बी 3/7। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब हमेशा याद रखना, ऑड्स इन फेवर अगर दिया हुआ है किसी भी इवेंट का, तो हमेशा फेवर पहले होगा और अगेंस्ट बाद में। और वही अगर ये रहता इस तरह से, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट दैट ए विल बी प्रोमोटेड टू 12, ऑड्स अगेंस्ट, अगर ऑड्स अगेंस्ट रहता 3:4, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अगेंस्ट में और 4 क्या है? फेवर में। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान देना, odds against horse A winning the race is suppose 6:5। ध्यान देना एक बार, odds against horse A winning the race, मतलब odds against का मतलब क्या हुआ? मतलब इस इवेंट का जो हॉर्स ए जीतेगा, इस इवेंट का अगेंस्ट क्या बताओ तो? 6, और फेवर क्या बताओ तो? 5। तुमको अगर यहां पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हॉर्स ए विल विन द रेस? तो कोई बता सकता है विन द रेस क्या होगा? देखो ये तो पता है कि टोटल 6 + 5 11 नीचे आ जाएगा, बिकॉज नीचे हमेशा सैंपल स्पेस लिखते हैं। लेकिन मुझे कोई बता सकते हैं कि न्यूमरेटर में 6 आएगा या 5 आएगा? यस, क्योंकि अगेंस्ट मतलब पहले अगेंस्ट वाला वैल्यू, अगेंस्ट मतलब ऑड्स अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? पहले अगेंस्ट वाला वैल्यू है और फिर क्या बताओ तो फेवर वाला वैल्यू। तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन द रेस, मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए विल लूज द रेस। तो फिर ऑड्स सॉरी प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन द रेस क्या होगा? इट विल बी 5/11। किसको लग रहा है 6/11? मैंने तुमसे बोला, देखो ध्यान देना, odds in favor that A will be promoted to 12, फेवर, odds in favor मतलब ये फेवर है और ये अगेंस्ट है कि नहीं? तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A will be promoted, तो 4 + 3 7 नीचे आ गया, और फेवर मतलब प्रोमोटेड कितने लोग बोल रहे हैं, ऐसे सोचो 4, तो 4/7 हो गया। इस तरह से हम लोग इस चीज को लॉजिक को यूज करने वाले। अगर तुमसे पूछा जाए, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया कि odds against horse winning the race, मतलब odds against horse winning the race, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला वैल्यू है वो अगेंस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए विल विन द रेस? ए विल विन द रेस मतलब 6 + 5 11, आउट ऑफ 11 विन द रेस कितने लोग सोच रहे हैं? 5, तो 5/11 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हॉर्स विल विन द रेस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? यस, ये टॉपिक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब एक बार एग्जाम जो मैंने एक्सरसाइज का नंबर 11 बोला था रीड करने के लिए, एक्सरसाइज 22C से एक बार वो एग्जाम एक बार सम को एक बार रीड करना। एंड आई थिंक यू नीड you want this example to copy, so if you want you can copy down. So I want your attention here. There are 4 events E1, E2, E3 and E4. see एक बार पूरा क्वेश्चन को रीड करना। There are 4 events E1, E2, E3 and E4। इस लाइन के बाद का जो पार्ट है वो एक बार रीड करना। One of which must and only one can happen। देखो, one of which must, ये पहला पार्ट, and only one can happen। देखो, only one can happen का मतलब ये हुआ कि 2 इवेंट्स या फिर 3 इवेंट्स या फिर 4 इवेंट्स एक साथ एट ए टाइम कभी भी अकर नहीं करेगा। इसका मतलब तुमसे अगर इस पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 0। या फिर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज E1 इंटरसेक्शन E2, तो वो भी 0 होगा। व्हाट इज E2 इंटरसेक्शन E2 का E3 का प्रोबेबिलिटी, वो भी 0। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मस्ट, वन ऑफ व्हिच मस्ट? देख लो पहले। नाउ वन ऑफ व्हिच मस्ट का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे मेंशन्ड है इवेंट्स, इन इवेंट्स में से एक होगा ही, मतलब इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जो वो होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मतलब इन इवेंट्स के अलावा, मतलब E1, E2, E3, E4 के अलावा देयर आर, अगर मतलब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर गेटिंग E1, E2, E3 नॉट E4, ऐसे अगर पूछा जाए तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 0। व्हाई? क्योंकि तुम्हारा सिंपल यही रीजन होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई इवेंट है ही नहीं। अब तुमसे पूछा जाए कैसे, तो ये लाइन से ही पता चल रहा है कि वन ऑफ विच मस्ट, मतलब इनमें से ही कोई एक होगा। समझ में आया बात? मतलब इनके अलावा और कुछ है ही नहीं इवेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ऑलराइट, तो इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है। मतलब जितने भी इवेंट्स है, इन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। बिकॉज याद रखना कि इसके अलावा और कोई इवेंट्स है ही नहीं, तो ऑब्वियसली सारे को ऐड करके प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 के बराबर होगा। मतलब इन शॉर्ट, इसके अंदर जितना भी इवेंट्स है, ये सारे इवेंट्स का जो यूनियन होगा वो सैंपल स्पेस के बराबर होगा, सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स के बराबर होगा। तुम लोग ये जान लो। अब नेक्स्ट, odds are का मतलब odds are 2:5 इन फेवर ऑफ E1। मतलब E1 का odds इन फेवर दिया हुआ है, क्या बताओ तुम? 2:5। E2 का odds इन फेवर दिया हुआ है 3:4।
E3 का भी odds in favor दिया हुआ है 1:3, लेकिन E4 के बारे में कुछ मेंशन नहीं। तो एक बात बताओ, तुमसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन विल अकर, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन विल अकर, तो ये ऑड्स इन फेवर है, तो फेवर 2 है, अगेंस्ट 5 है, तो नीचे सम टोटल लिख दो और ऊपर 2 लिख दो, है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन इसमें? नीचे सम टोटल और न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, जो फेवर है, फेवर 2 है तो 2/7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 विल अकर, E2 का होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये भी ऑड्स इन फेवर है, तो नीचे 7, न्यूमरेटर में 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकाल, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, एक बार सुन लो। 2 + 5 7, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये मत सोचना कि ये 2/5 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, नहीं। 2 याद है ना एग्जांपल जो मैंने दिया था, फॉर और अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट मिला के ना तुम्हारा सैंपल स्पेस होगा, उसमें जो फॉर है वो बाई टोटल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट इट विल अकर। अब देखो ये कैसा इवेंट है, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, मतलब कैसा इवेंट है, सिंस वन ऑफ विच मस्ट एंड only one can happen, it implies E1, E2, E3, E4 are mutually exclusive and exhaustive events, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि E1, E2, E3 एंड E4 ये कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है। समझ में आया मेरे बात? लास्ट डे बताया था ना मैंने, वन मस्ट, ओनली वन, मतलब 2 एक साथ नहीं होगा, मतलब एग्जॉस्टिव, और कोई इसमें से एक होगा ही, मतलब एग्जॉस्टिव ही। ये इससे पता चल रहा है कि एक्सक्लूसिव है, इससे पता चल रहा है एग्जॉस्टिव। तो इसका मतलब सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का जो सम टोटल है वो किसके बराबर होगा बताओ तो, 1 के बराबर होगा। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सब्स्टिट्यूट कर दो 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 1/7, E3 1/7। तो मुझे कैलकुलेशन करके ये बताओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या है, 1/28 आया सबका? कैलकुलेशन करके मैं डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोग ये मैंने कैलकुलेशन शो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट 1/28 लिख दिया। अब एक बात बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी दैट E4 विल अकर, E4 का होने का प्रोबेबिलिटी 1/28 है, इसका मतलब ये हुआ कि 28 टोटल केसेस में कितने सारे फेवरेबल केस है और कितने सारे अगेंस्ट में है केस। तो तुमसे अगर ये पूछा जाए व्हाट इज ऑड्स इन फेवर ऑफ E4, तो आंसर क्या होगा 1:27, और तुमसे अगर ये पूछा जाए व्हाट इज ऑड्स अगेंस्ट E4, तो 27:1। कोई दिक्कत किसी को? आउट ऑफ 28 केस हाउ मेनी केस फेवर्स, फेवरेबल, मतलब उस इवेंट को फेवर कितने कर रहे हैं 1, तो कितने अगेंस्ट में, ऑब्वियसली 27। तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी व्हाट इज ऑड्स इन फेवर ऑफ E4, तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर 1:27 होगा। और अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज ऑड्स अगेंस्ट E4, तो 27:1। ऑलराइट, तो ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल चीज है, आई थिंक समझ में। सो एवरीवन नोट डाउन, आई वांट योर अटेंशन हियर। सी क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या बोर्ड पे लिखे हैं उस पर ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी that a student will get grade 1 is 3 divided by 13. Probability that a particular student will get grade 2 is 5/13, and probability that he will get grade 3 is 1/13, let's say. Now, listen it everyone. The first question is, what is the probability that the particular student in an examination will get grade 1 and grade 2 both? Zero. Everyone is, I mean, clear to everyone that the answer will be 0?
Is this clear to everyone that the answer is 0? Next, what is the probability that particular student will either get grade 1 or grade 2, or means union? Now you know that 8 by 30. Now you know that events 1 and 2 getting grade 1 and grade 2, these are mutually exclusive events. Now if you say sir आप क्यों नहीं बोले कि exhaustive है, अभी पहले इतना हम पूछ रहे हैं क्योंकि हमको निकालना है दोनों का इवेंट्स का यूनियन निकालना है. तो क्या ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, बताओ. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. व्हाई? बिकॉज ये दोनों इवेंट्स एक साथ कभी भी अकर नहीं करेंगे. और उस केस में मुझे जितने भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालना हो यूनियन का, तो मैं सारे इवेंट्स का इंडिविजुअली ऐड कर दूंगा प्रोबेबिलिटी वैल्यू. तो 3/13 प्लस 5/13 गिव्स यू व्हाट? 8/13. तीसरा क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल ईदर गेट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और ग्रेड 3, तो फिर हम तीनों का प्रोबेबिलिटी का अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज दिया हुआ है मैं उसको ऐड करके इसका आंसर निकालूं. राइट नाउ माय फोर्थ क्वेश्चन इज, आर दीज इवेंट्स mutually exclusive and exhaustive as well? Are these events even 1, 2 and 3 mutually exclusive and exhaustive as well? No sir. No sir. What do you will say कि क्या ये exhaustive है? No sir. देखो it's very clear that ये तीनों events 1, 2 और 3 mutually exclusive तो है क्योंकि दो इवेंट और या तो तीनों इवेंट एक साथ कभी भी साइमल्टेनियसली अकर नहीं करेंगे. बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है. क्यों? क्योंकि इन तीनों को अगर हम ऐड करें, तीनों का प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के बराबर नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का ऐसा भी हो सकता है कि इन 3 ग्रेड्स के अलावा और भी कोई ग्रेड ला सकता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली बट नॉट एग्जॉस्टिव. 13/13 होता है तो वो क्या होता है? लेट्स नॉट थिंक ऑफ दैट. एग्जॉस्टिव नहीं है. एग्जॉस्टिव का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, एग्जॉस्टिव का मतलब ये हुआ कि जिसमें सारा इवेंट्स का सम प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 होगा, उसको क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव. जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम एक और कंडीशन दे दूं, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4th ग्रेड. ठीक है, देखना एक बार. प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट विल गेट 4th ग्रेड, ग्रेड 4. अगर मान लो ये 4/13 इस क्वेश्चन में मेंशन होता, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मस्ट एंड ओनली 1 विल अकर. मतलब इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा उसका ग्रेड, और इनमें से जो भी होगा वो एक ही होगा. तो अगर इनमें से जो कोई एक होगा और एग्जैक्टली एक ही होगा, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है. लेकिन अगर मान लो ये मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ, बिकॉज लास्ट डे से अभी तक मैं एक ही चीज समझा रहा हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एंड आई हैव गिवन यू सेवरल एग्जांपल्स. राइट नाउ एवरीवन नोट डाउन सम नंबर 22f का नंबर 2 रीड करने का. 22f का नंबर 2 एक बार रीड करो सब कोई. ठीक है, एक बार रीड करना. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हॉर्स A winning a race is 1/5 and the probability of horse B winning the same race, not different race, is 1/4, what is the probability? Now my first question goes to you all. Are these two events, horse A winning the race and horse B winning the race, mutually exclusive or not? Tell me. yes Yes sir. sir. ठीक है, क्योंकि दोनों हॉर्स का प्रोबेबिलिटीज ऑफ, पहले यहां सुनो, खुद में डिस्कशन करने लगते हो तुम. प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग द रेस बाय फर्स्ट हॉर्स ए एंड हॉर्स बी का अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है. इसका मतलब दोनों रेस, अगर दोनों को एक रेस कोर्स पे छोड़ दिया जाए तो दोनों हॉर्स रेस को नहीं जीतेंगे. ठीक है, क्योंकि आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्योंकि कोई ना कोई तो एक ही जीतेगा ना रेस दोनों में. अच्छा एक बात बताओ, तो दोनों कैसे जीत जाएगा? ड्रॉ का बात ही नहीं किया है, विनिंग का बात किया है. विनिंग, देखो ध्यान देना, विनिंग एक अलग चीज होता है, ड्रॉ एक अलग चीज होता है, और लॉस अलग चीज होता है. तो हम ड्रॉ के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम विनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. तो हम कैसे सोच सकते हैं कि दोनों जीत जाएगा? तो जीत नहीं हुआ ना वो. तो लाइक जैसे देखो, ये बहुत बढ़िया बोला, इससे कंफ्यूजन क्लियर भी हो जाएगा. कि जैसे ये बोला कि सर अगर दोनों एक साथ जाके अगर वो जीत जाएगा तो ड्रॉ हुआ, वो विन तो नहीं हुआ ना. अब तुम लोग सर वो लोग विन किया, उसकी वो वैसे वो बात नहीं किया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है ये
कि हॉर्स ए जीतेगा रेस, उसका प्रोबेबिलिटी ये है, हॉर्स बी जीतेगा रेस, उसका प्रोबेबिलिटी ये है। क्योंकि हम लोग विनिंग को अलग मान रहे, ड्रॉ को अलग मान रहे, ड्रॉ का कहीं भी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा और लॉस का भी अलग चीज हम मान रहे। तो यहाँ याद रखना, तुमको बोला जा रहा है कि हॉर्स ए विनिंग द रेस का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, हॉर्स बी विनिंग द रेस का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो ये दोनों कैसा इवेंट्स है? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट, यस और नो? ठीक है, लेकिन क्या दोनों का सम 1 है? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों हॉर्स के अलावा भी उस रेस कोर्स में बहुत सारे हॉर्सेस है, बट हम लोग उनके बारे में कंसर्न नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न रिगार्डिंग द विनिंग ऑफ दीज टू हॉर्सेस। हम लोग इनके ऊपर ही इंटरेस्टेड है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये बताओ तुम 1/5 और 1/4 को ऐड करने से क्या 1 आएगा आंसर? इसका मतलब ये होना कि उस रेस कोर्स में और भी बहुत सारे हॉर्सेस है, ठीक है ना? अगर ये दोनों का ही सम 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा। समझ में मेरे बात? ये दोनों ही हॉर्सेस है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो बहुत सारे टाइम में ए जीत सकता है और बहुत सारे टाइम में बी जीत सकता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका मतलब और भी बहुत सारे हॉर्सेस है उस रेस कोर्स में। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अब देखना यहाँ पे हम इसको कैसे पहले डिक्लेयर करेंगे इवेंट्स। सबसे पहला पॉइंट, लेट इवन बी द इवेंट A wins the race. सिंपल ऐसे लिख देना, E2 is the event, B wins the race. Now what is the probability that horse A will win the race? Please tell me. 1/5. अगर ये बताओ मैं तुमसे ये पूछूं, what is the probability that horse A will lose the race? 1 - 1. Yes, that is 4/5. तुम लोग सर आप ड्रॉ का कितने निकाले? विन अगर 1/5 है तो लूज क्या होगा? 4/5। अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर 1/4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नॉट क्या होगा? इसका वैसे जरूरत नहीं है, मैं बस बता दिया। अब तुमको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्सेस विल विन। व्हाट डू यू मीन बाय वन ऑफ द हॉर्सेस? और यूनियन। यस एग्जैक्टली, यूनियन और बोलो कुछ भी बोलो, एक ही बात। मतलब हम लोग को निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईदर हॉर्स ए और हॉर्स बी विल विन द रेस। सो व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स आर इवन इन E2? So in order to find out probability either horse A will win the race or B wins the race, are you going to add these two events का probability? Because intersection का तो कोई सवाल ही नहीं, ठीक है? समझ में आया बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन में बार बार क्यों करा रहा हूं? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखो इसको एक बार कॉपी कर सकते हो तुम, इसको बढ़िया से लिख लेना, therefore required probability ऐसे, ओके? और यहां लिख भी देना, सिंस E1, E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे लिखना कंपल्सरी, ठीक है? तो सकते हैं, ये तो हो गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईदर ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस। अगर हम तुमसे ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नीदर ऑफ देम विल विन द रेस, तो आंसर 1 माइनस, ये जो आंसर आया ये आंसर है 9/20, ठीक है ना? वो यूनियन कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस समझ में? मतलब देखो, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन दोनों हॉर्सेस के अलावा भी उस रेस कोर्स में हॉर्स है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं इन दोनों हॉर्सेस के नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 माइनस इनके जीतने का प्रोबेबिलिटी। समझ में अभी बात? अब देखो यहां पे सम नंबर, नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे, बाकी सारा तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है? बाकी सारा सम आई थिंक हो जाएगा, थोड़ा लेके एक बार बैठोगे, टाइम दोगे तो सब हो जाएगा। 7, discuss and criticize the following. Are the probabilities of these 3 mutually exclusive? खुद ट्राई करोगे, एक बार बताओ तो सारा का क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? एक साथ वो हम लोग को तो बताना ही है। सर एक बार 13 बता पाएंगे? और एक और चीज याद रखना, तुम लोग कभी भी
जितने भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उनका सम टोटल 1 से बड़ा, क्योंकि देखो ध्यान देना, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये देखा जाए तो सब नंबर 7, देखो सब नंबर 7 में क्या बोला है, देखो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों का सम टोटल 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम सैंपल स्पेस के बाहर हम कैसे जा सकते हैं, मतलब ये जो है मतलब वैलिड नहीं है, ये जो चीज जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एक वैलिड चीज नहीं, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन वैल्यू 0 होना चाहिए और सबका सम टोटल जो है प्रोबेबिलिटीज का वो लेस देन 1 होना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? इक्वल टू 1 हो गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गया, लेकिन 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ लेस देन इक्वल टू, हाँ तो ये नहीं है कभी पॉसिबल, ठीक है सर 1 से ज्यादा कैसे कर सर, 12/15 आएगा, मतलब 15/12। आगे तो कर देना। नहीं मैं बोल रहा हूँ नंबर 7 में 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/3 कितना होता है सर 15/12 ना, 15/12 मतलब 5/3, तो 1 से बड़ा हुआ कि नहीं? 5/4 सॉरी 5/4 1 से बड़ा हुआ या नहीं हुआ? तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? सर फिर हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेगा, क्या चीज? नंबर 7 का हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेगा क्रिटिसाइज द फॉलोइंग में? बस तुम इतना लिख देना, सिंस प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑफ ऑल द इवेंट्स इन द सैंपल कैन नॉट बी मोर देन 1। मतलब एक बात बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी वैल्यूज किसी भी इवेंट्स को अगर हम एक ही क्वेश्चन के सारे इवेंट्स को ऐड कर दें तो क्या वो 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं सर। तो बस इतना ही लिखना है तुम लोगों को, ठीक है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 15 जो लास्ट एक्सरसाइज है ये हम लोग बता सकते हैं। ठीक याद देखना एक बार, इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10 विल अपीयर। तो तुम इसको एकदम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो और अगर तुमको इवेंट लेके करना है वैसे भी कर सकते हो, ध्यान देना कैसे। सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर। सो अगर मैं एक डाइस को सॉरी अ पेयर ऑफ डाइस को फेंकूं मैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा? Now don't expect that I'm going to write down all the 36 outcomes. I'm simply going to write down n of s equals to 36. अब देखो ध्यान से, let E be the event of getting a doublet, F be the event of getting a total of 10। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे 2 इवेंट्स डिक्लेयर कर लिया, बात को सुनो ध्यान से। एक इवेंट ले लिया E जो क्या डिनोट कर रहा है, गेटिंग अ डबलेट को डिनोट कर रहा है, और एक इवेंट है F, सुनो तो पहले, एक इवेंट है F जो क्या डिनोट कर रहा है, गेटिंग अ पेयर हुज सम टोटल इज 10। अब एक बात बताओ, कितने सारे ऐसा पेयर है जिनका जो डबलेट होगी, बताओ? दैट इज 1 1 2 2। अगर तुमको अगर लगे कि ये नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट 6 लिख सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट is 6. So what is probability of E? 6/36? Yes or no? What is probability of E? It is 6/36. Now F क्या है बताओ तो? Getting sum total of 10. अब sum total of 10 कैसे कैसे आएगा हम निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू 4 लेंगे तभी जाके सम 10 आना शुरू होगा। That is 4,6, 5,5, 6,4 है कि नहीं? तुम ना लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पहले मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट F is 3 and probability of F is 3/36। दोनों सेट में इंटरसेक्शन क्या बताओ? दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या है? 5,5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट इज 1। सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/36 है कि नहीं? अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F का मतलब क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब ये हुआ ईदर E और F
ई का मतलब क्या है बताओ तो, डबलेट, और एफ का मतलब क्या है, गेटिंग अ सम टोटल ऑफ 10। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट और अ सम टोटल ऑफ 10। अब बताओ मुझे इसके लिए निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 minus 1 by 36. probability of F minus probability of E intersection F. So what is probability of E? 6 by 36, 3 by 36, 1 by 36. All together क्या रहा है 8 by 36, मतलब 2 by 9. ठीक है, अगर 2 by 9 है probability of either getting a doublet or a sum total of 10. So what is the probability of neither getting a doublet nor a sum total of 10? 1 minus 2 by 9. समझ में बात, इस तरह से हम लोग ये सब को बढ़िया से रिप्रेजेंट करेंगे। और बहुत लोग बोलेगा क्या कि सर हम अगर डायरेक्ट कर ले तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि तुम्हारे टीचर जो है, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी लेवल में कि इस तरीके से बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन करके तब उस सम को कर लो, तो हो सकता है तुमको मार्क्स तुम्हारा कट जाए। ठीक है, तो याद रखना पूरा का पूरा सम को बढ़िया से लिख के तब करना। इवन इंटरसेक्शन इंटर फॉर्मूला क्या है, क्या इवन ए इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला क्या है, तो इंटरसेक्शन तो यहाँ पे दिख रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है। और अगर तुमको सब कुछ दिया है और इंटरसेक्शन निकालना है, तो लास्ट डे हम लोगों ने इस तरह का एक सम किया था ना, तो भी पूछा था, इसको लेफ्ट में ले लेंगे और इसको राइट में ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये रहा, इसको लेफ्ट में ले लो और इसको राइट में ले लो। हम लोग इसमें दो बार 5,5 क्यों नहीं लिए, किसमें, एक बार लेफ्ट डैश के लिए एक बार राइट डैश के लिए लेफ्ट में। अच्छा, मतलब तुम्हारे हिसाब से 5,5 को दो बार लेना चाहिए। ये तो ऑब्जर्वेशन है ना तुम्हारा, एक ही दो डाइस का तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का वैल्यू सिर्फ मैटर करता है ना, वो डाइस क्या है क्या नहीं उसमें को क्या मैटर है। तो यहाँ पे तुम 5,5 तो एक ही चीज हुआ, यू आर ऑब्जर्विंग कि तुम्हारा दो डाइस थ्रो करने के बाद क्या आया, तो पहला डाइस पे 5 है, दूसरा डाइस पे 5 है, पहला डाइस पे 5 है, दूसरा डाइस पे 5 है, एक ही तो बात बोल रहे, एक ही तो बात। तो हाँ, तो पहला डाइस पे 6, दूसरा डाइस पे 4, पहला डाइस पे 4 और दूसरा डाइस पे 6, अलग अलग चीज नहीं हुआ, अलग चीज हाँ तो अलग नहीं देगा लेते तो किस यार, बट अभी सर वहां पे सीक्वेंस नहीं करना चाहिए। P of F है 4,6 6,4 सम टोटल ऑफ 10 है। नहीं कहने का वो बोल, देखो लिसन ये रही, पहला डाइस दूसरा डाइस, पहला डाइस पे वैल्यू आया 4, दूसरा डाइस का टॉस किया और वैल्यू आया 5, पहला डाइस पे थ्रो किया वैल्यू आया 5, दूसरा डाइस पे वैल्यू आया 4, ये दोनों अलग अलग चीज है ना, लेकिन पहला डाइस पे 5, दूसरा डाइस पे 5, पहला डाइस पे 5, दूसरा डाइस पे 5, ये अलग अलग चीज कैसे है। तब तो ऐसे तो हम लिखते रह जाएंगे, पहला डाइस पे 5, दूसरा डाइस पे 5, पहला डाइस पे 5, दूसरा डाइस पे 5, उसको लिखते रह जाएंगे। ये क्या है, ये समझ में मेरे बात, एक अलग अलग चीज थोड़ी नहीं, समझ में। अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी नीदर ई नॉर एफ का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इधर ई और एफ। तो ऐसे थोड़ा बढ़िया से लिखोगे ना तो टीचर तुम्हारा पूरा खुश हो जाएगा, समझ में, बोलेगा कि हाँ आता है कुछ बढ़िया से। और ये 12 में बहुत हेल्प करेगा इस तरह से इवेंट्स को डिक्लेयर करके। अब और बहुत लोग क्या करेगा पता है, जिसको मतलब जिसके पास मान लो बहुत सारे चैप्टर्स नहीं करके जाएगा और क्लास 4 सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या करेगा पता है, वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस 36 लिख देगा, ठीक है, और वहां से क्या करेगा पता है, हम बता रहे थे, वो काट देगा जितना डबलेट्स है वो काट देगा जितना सम टोटल ऑफ 10 है और काउंट करके 36 से डिवाइड कर देगा। मानो या मत मानो, जिसके पास जो कुछ नहीं आएगा, मतलब मान लो बैठा और मैथ में कुछ भी नहीं आता है, तो बैठ के क्या करेगा पता है, ये एग्जैक्टली पूरा 36 एलिमेंट्स लिख के, और वो क्या करेगा, वो सारा एलिमेंट्स पेयर को काट देगा जिसका जो डबलेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। और उसमें अगर देखा जाए तो मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, मार्क्स तो मिलेगा ही तुमको, ठीक है। नीदर अ डबलेट, सारा डबलेट्स को काट देगा, नॉट अ सम टोटल ऑफ 10, वो सारे सम टोटल ऑफ 10 को काट देगा, मार्क्स तो मिलेगा ही तुमको। बट तुम क्या कर रहे हैं उसके लिए 7 से 8 लगभग 10 मिनट लगा रहे हो सब कुछ सॉल्व करने, ठीक है।